हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने विभवमापी का पहला अनुप्रयोग पढ़ा था। दो सेलों के किसी सेल का वैद्युत वाहक बल निकालना, जो हमने आपको बताया था किस प्रकार से दो सेलों का किसी सेल का वैद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं। और उसने ये भी बताया था कि अविक्षेप स्थिति किस प्रकार ढूंढते हैं। ठीक है, सुग्राहिता बताई थी। आज विभवमापी का दूसरा यूजेस है जिसका नाम है दो सेलों के वैद्युत वाहक बलों की तुलना करना। ठीक है, यहां पर दूसरा डाल देते हैं, दो सेलों के ईएमएफ की, मतलब वैद्युत वाहक बलों की तुलना करना। ठीक है, देखो इस पे न्यूमेरिकल आपको लगाने, ये कभी कभार पूछ दिया जाता है। दो सेलों के वैद्युत वाहक बलों की तुलना कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले बनाते हैं विभवमापी। ये विभवमापी का वायर हो गया ए बी, ठीक, और यहां पर एक बैटरी हो गई B1, कुंजी लगाओ या छोड़ दो, धारा नियंत्रक जोड़ो। ठीक, ये लगा देते हैं कुंजी के, और ये धारा नियंत्रक हो गया RH। ठीक, अब हमें दो सेलों के वैद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है, तो उनको हम यहां से जोड़ेंगे। एक पहला सेल हो गया, ये दूसरा सेल, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस इसी में है। एक कुंजी यहां पर लगा देंगे K1, दूसरी कुंजी यहां पर लगा देंगे K2। फिर ये समझ लो एक दीवार की कुंजी है K1 K2, ठीक, एक ही में है। इस सेल का विद्युत वाहक बल E1 है और इस सेल का विद्युत वाहक बल E2। यहां से गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं, ठीक। वैसे जो बुकों में परिपथ बना होता है, ठीक, उसमें थोड़ा दूसरे प्रकार से देते हैं। वो लोग पूरा लंबा तार होता है, उसको इस तरह से मोड़ देते हैं लकड़ी के पटरे पर, इस प्रकार से। फिर यहां से हम जोड़ते हैं कि तार का जो सिरा ए है और ये तार का सिरा बी, ठीक, तो यहां पर जोड़ते हैं बैटरी। ठीक, या तार का सिरा A1, ये सिरा A और ये सिरा B, तो आप कैसे जोड़ेंगे। ये बैटरी B सिरे से निगेटिव सिरा जुड़ा है और यहाँ पर धारा नियंत्रक कुंजी बैटरी जोड़ देंगे, और फिर सिरे A से इसी प्रकार से ऊपर की ओर सेल लगाएंगे, जो कि यहीं से लाती है, जो कि बात वही पड़ेगी। फिर ये थोड़ा आसान हो जाता है। देखिए, तो जिन दो सेलों के वैद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है, उनको इस प्रकार से जोड़कर कुंजी K1 K2 से जोड़ देते हैं, धारा PG और जॉकी J से जोड़ देते हैं। अब क्या करें, परिपथ में कैसे कार्यविधि इसकी कैसे। देखिए, सबसे पहले कुंजी K1 को ऑन करते हैं। कुंजी K1 को ऑन करके K2 को खुली रहने देते हैं। ये वाली खुली रहेगी पहले, और K1 को क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। अब जब हम K1 को ऑन करेंगे तो E2 से कोई मतलब नहीं रहा, या ये वाला सेल परिपथ है कि नहीं, केवल प्रभावी सेल ये वाला परिपथ में है। ठीक, तो सेल E1 के लिए हम अविक्षेप बिंदु की स्थिति ढूंढते हैं। और जब हम सेल E1 के लिए अविक्षेप बिंदु की स्थिति ढूंढे, और मान लीजिए कि अविक्षेप बिंदु की स्थिति सिरे A से L1 दूरी पर प्राप्त है। ठीक, अविक्षेप बिंदु की दूरी जो है सिरे A से L1 दूरी पर प्राप्त हो, तो E1 का मान क्या होगा। याद करो जरा पीछे, और आपको बताया था किसी सेल का वैद्युत वाहक बल E बराबर KX होता है, जहां K तार में विभव कोणता है और X जो है तार के सिरे A से अविक्षेप बिंदु की दूरी है। ठीक, और थोड़ा आते हैं इधर, तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम कुंजी K1 को ऑन करते हैं, कुंजी K1 को ऑन करते हैं।
या कुंजी केवन को बंद करते हैं, दूसरी बात सही है। ठीक, सर्वप्रथम कुंजी केवन को बंद करते हैं तथा K2 को खुली रहने देते हैं, खुली रहने देते हैं। सर्वप्रथम कुंजी जब केवल को ऑन कर दोगे, K2 को खुला रखोगे, तो परिपथ में कौन सा सेल हुआ? E1। और आपके लिए अब ये नहीं है, केवल है आपका E1, कुंजी केवल धारा मापी G जॉब कीजिए। ठीक, खुली रहने देते हैं। सेल E1 के लिए अविच्छेद बिंदु की स्थिति ज्ञात करते हैं। तो बताया था कैसे ज्ञात करते हैं? अविच्छेद बिंदु की स्थिति ज्ञात करते हैं। इसके लिए सेल E1 के लिए। ठीक, माना अविच्छेद बिंदु सिरे से L1 दूरी पर मिला, मतलब अविच्छेद बिंदु कैसे लूना? पहले जो कि वो इधर लगाया होगा, फिर इधर लगाया होगा, फिर कहीं बीच में एक बिंदु आया होगा जहां पर जो कि कोई स्पर्श कराने पर धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं। देखिए बात ये, इसका करंट तो इसमें फ्लो ही करेगा, ये तो करंट जाएगा, तभी तो इस तार के सिरों पर विभवांतर आएगा। ये है जब जॉकी को स्पर्श कराने पर धारा मापी में विक्षेप नहीं आएगा, तो ये वाला सेल खुले बचत पर होगा, तब इसका विद्युत भाग बल इतने के विभवांतर के बराबर होगा। भाई इसमें तो विभवांतर स्थापित होगा, इससे करंट नहीं फ्लो करेगा, नहीं फ्लो करेगा। इससे ज्ञात करते हैं, माना अविच्छेद बिंदु सिरे A से L1 दूरी पर मिला। मान लीजिए अविच्छेद बिंदु सिरे से L1 दूरी पर मिला, तो इसलिए सेल E1 का विद्युत भाग बल हो जाएगा KL1, है कि नहीं? जैसे KX पढ़ते थे वैसे KL1 हो जाएगा। जहां K क्या है? जहां K बराबर विभव, K बराबर तार की विभव प्रवणता, तार की विभव प्रवणता। ठीक है, कुंजी K1 को पहले बंद किया था, तो सेल E1 परिपथ में आया था, उसके लिए अविच्छेद बिंदु की स्थिति ज्ञात करनी थी। अविच्छेद बिंदु L1 दूरी पर मिला, सेल का विद्युत भाग बल हो गया K। जैसे तो आपको पता KX, चाहो तो आप 180 आएंगे। अब क्या करें? आप कुंजी K2 को बंद करते हैं और K1 को खुली रहने देते हैं। K1 को खुली कर दें और K2 को क्या कर दें? बंद कर दें। लिखेंगे अब कुंजी K2 को बंद करते हैं तथा K1 को खुली रहने देते हैं, खुली रहने देते हैं। ठीक, कुंजी K2 को बंद कर दिया, K1 को खुली रहने देंगे। अब जब आप K1 को खुली रहने देंगे और K2 को बंद कर देंगे, तो परिपथ में प्रभावी परिपथ में कौन सा सेल आएगा? E2 सेल। ठीक, सेल E2 के लिए अविच्छेद बिंदु की स्थिति ज्ञात करते हैं। जब हमारा E2 परिपथ में आ गया, इसको बंद किया, E2 परिपथ में आ गया, तो सेल E2 के लिए अविच्छेद बिंदु की स्थिति ज्ञात करते हैं। माना अविच्छेद बिंदु सिरे से L2 दूरी पर मिला, इस बार L2 दूरी पर मान लेंगे। लिखेंगे माना अविच्छेद बिंदु सिरे A से L2 दूरी पर मिला। जब अविच्छेद बिंदु L2 दूरी पर मिलेगा, तो सेल E2 का विद्युत भाग बल क्या हो जाएगा? E2 बराबर KL2 हो जाएगा कि नहीं? भाई सेल E2 का विद्युत भाग बल क्या हो जाएगा? KL2। K तार की विभवप्रवणता कांस्टेंट रहती है। अब क्या करें? E1 बटे E2 निकाल लें। E1 बटे E2 निकालोगे, KL1
बटे के L2 कैसे के कैंसिल हो जाएगा, E1 बटे E2 बराबर क्या आ जाएगा, L1 अपान देखो L1 L2 मालूम है, E1 E2 में से कोई एक मालूम है, ठीक, तो दूसरा निकाल सकते हैं, या L1 L2 मालूम हो तो ये तुलना हो जाएगी, तो इसका उनको स्टॉक कितने होना है, जैसे L1 का मान 4 हो, L2 का मान 2, तो E1 बटे E2 बराबर कितना आएगा, 2 आएगा, E1 बराबर 2 तो कहा जाएगा एक सेल का तो दूसरे का दुगना है, ठीक। इस सूत्र से दो सेलों के ये EMF की तुलना की जा सकती है, दो सेलों के EMF की भाई तुलना कर सकते हैं, सूत्र से E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2, ठीक। देखो अभी बुक वाला जो फिगर आपका बना है वो भी हम दिखाएंगे बना के कैसे बनाया होता है, इससे अच्छा आप ऐसे बना सकते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले हमने कुंजी K1 को बंद किया था, मतलब ये वाला स्विच ऑन किया, कुंजी K2 को खुला रखा था, मतलब ये आप था पहली बार, तो ये वाला सेल में पे था नहीं, E1 सेल था, तो E1 बराबर K1 विक्षेप बिंदु से A से बिंदु मिला, फिर कुंजी K2 को ऑन कर दिया, K1 को जो है ऑफ कर दिया, तो सेल E2 परिपथ में आ गया, तो सेल E2 के लिए विक्षेप बिंदु की स्थिति ज्ञात करनी, तो E2 बराबर क्या आएगा, K मतलब विक्षेप बिंदु सीधे से अगर E2 दूरी पर मिला तो E2 बराबर हो जाएगा K, यहाँ से E1 बटे E2 बराबर K1 बटे K2, जैसे कि कहते हैं E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2। इस सूत्र से आप दो सेलों के वैद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं, ठीक। आपकी बुक में फिगर्स हम बताते हैं, इसको हटा दें, बुक वाला फिगर देख लेते हैं कैसे बना, ठीक, फिर आपको जो बढ़िया वीडियो बना लेंगे। देखना किताब में जो फिगर बना है उसमें तार हमने बताया था इस प्रकार से बिछाते हैं, लकड़ी के पटरे बनाए ऐसे तो बिछाते हैं, ऐसे यहाँ पे क्या करते हैं, तांबे की पट्टियां होती है, ऐसे इसको जोड़ देते हैं, मतलब फिर रुकेगा नहीं, पता चला तुम्हें खींचा हो, खींच गया, रोक दिया इसको, जान फिर होता क्या है, ये सिरा ये मान लें, ये भी हो, यहाँ पर क्या करते हैं, आपको बताया था एक कुंजी K जोड़ी थी, वैसे बिल्कुल जोड़ेंगे, देखो धारा चित्र लगाया था यहाँ पर, जो हिसाब से उसमें बना होता है वो बता रहे हैं। यहाँ पे क्या है, बैटरी ऐसे, ये B1 थी, ये ऐसे वही तो है यार, ठीक, इसको पकड़ो ऐसे कर दो, जाकर इसको उल्टा बना लो, ये सिरा B मान लो, ये बात होती है, ठीक। जैसे हमने A सिरे से बैटरी का प्लस में जोड़ा था, B सिरे से धारा कुंडी माइनस टर्मिनल जोड़ा था, वैसे बिल्कुल जोड़ा। फिर यहां पर दोनों से लगाते थे, यहाँ एक से ये हो गया, एक से ये से E1 हो गया, ये E2 हो गया, ये कुंजी K1 हो गई, ये क्या हो गया K2, ठीक। यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया था जी जोड़ दिया था, फिर ऐसे और यह जाके ये गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, विक्षेप स्थिति में इसकी सुई जो है बिल्कुल सीधी रही, यहाँ पर एक सेंटीमीटर पर धारा मापी थोड़ी और सेंसिटिव हो जाएगी, ठीक, ऐसे दिखता है वो, वही है, गौर करो तो सब कुछ वही है। ये बात यहाँ पर हमने उसने जोड़ी थी, सिरा ये रह गया, सिरा बिल्कुल इसका आपको फैला दे, ये भी कर सकते हैं, तो चाहो तो ऐसे बना सकते हैं या वैसे, दोनों से जो आपको सही लगे। ये तो फिलहाल बड़ा दिख रहा है, उसमें बनाना आसान है। देखिए इसके बाद इसका तीसरा यूजेस है कि इसी सेल का
इंटरनल रेजिस्टेंस, छोटी वाली आर, सेल में छोटी आर होती है, छोटी आर कौन सी, स्मॉल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल का तीसरा यूज हो जाएगा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी तुमने तुलना की है, सेम वही बात है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक, फिगर बनाते हैं, फिगर क्या, ये भी हम का तार हो गया कुछ मीटर लंबा, किसी मिश्र धातु का, ठीक, और ये एक मानक बैटरी हो गई B1 और कुंजी K हो गई, और धारा यंत्र क्या हो गया RH। वाह, ये तो इसे बता रहे हो, इतना तो ऐसे समझ बनेगा। ठीक, अब हमें जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ज्ञात करना है, देखो उसको कैसे जोड़ रहे हैं, देखना, ये सेल हो गया, मान लो इसका विद्युत दाब बनी है जिसका हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इस बार हम दिखा रहे हैं छोटी आ रहा है, और यहाँ पर देखना क्या जोड़ रहे हैं, ये क्या जोड़ रहा है, तो खुद सोच लेना। ये कुंजी K1 हो गई और ये कुंजी आपकी K2। फिर ये जोड़ दिया, और ये यहाँ पर समझ लो क्या है, हम इसको शॉर्टकट में लिखेंगे। अरे क्या लिखना है इसको भाई, आरबी लिखना है, रेजिस्टेंस बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स को याद है, प्रतिरोध बॉक्स जिसमें से हम, जिसकी सहायता से हम परिपथ में कोई भी चीज प्रतिरोध लगा लेते हैं, प्रतिरोध बॉक्स। फिर ये कुंजी K2 हो गई, ऊपर वाली K1 हो गई, और यहाँ पर एक क्या जोड़ दें भैया, गैल्वेनोमीटर जोड़ दी, ठीक है, ये जोड़, अरे वही है यार, बिल्कुल सेम वही है, बस हमने सेल E2 के स्थान पे रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ा हुआ है। अच्छा, सेल का EMF और सेल का टर्मिनल विभवांतर V, इनमें संबंध तो आपको याद होगा, V बराबर E माइनस I है। ठीक, चलो देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। परिपथ आपको समझ में आ गया होगा, इतना तो विभवापी का परिपथ हो गया प्रारंभिक प्राथमिक। द्वितीयक में अगर दो सेलों के वैद्युत आवेलों की तुलना करनी होती है तो दूसरा सेल यहाँ पर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने लगाया रेजिस्टेंस बॉक्स, और इसकी सहायता से हम कोई भी प्रतिरोध परिपथ में डाल देते हैं। देखिए, तो सबसे पहले करें क्या, हमने क्या किया, कुंजी K1 को ऑन कर दिया, कुंजी K1 ऑन कर दी। ठीक, लिखेंगे सर्वप्रथम कुंजी K1 को ऑन करते हैं, मतलब K1 को बंद करते हैं, बंद करते हैं, तथा K2 को खुली रहने देते हैं, खुली रहने देते हैं। K1 को ऑन कर दिया, मतलब बंद कर दिया। ठीक, स्विच K1 को जो है ऑन कर दी, K2 को जो है ऑफ। अच्छा, जब K1 को ऑन करोगे, K2 को ऑफ रखोगे, तो इससे तो कोई मतलब नहीं रहा। किससे मतलब रहा? सेल E से। तो सेल E के लिए हम क्या करेंगे, अविच्छेद बिंदु की स्थिति ज्ञात करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे सेल E के लिए, सेल E मतलब ये वाले सेल के लिए अविच्छेद बिंदु की स्थिति ज्ञात करते हैं। अविच्छेद बिंदु की स्थिति ज्ञात करते हैं। ठीक, माना अविच्छेद बिंदु, अरे बिल्कुल हमें तो लग रहा है वही सब हम लिख रहे हैं। माना अविच्छेद बिंदु सिरे ए से, मतलब तार AB के सिरे ए से कहां मिला, L1 दूरी पर मिला, तो इसलिए E बराबर क्या हो जाएगा, KL1, जहां K पोटेंशियल ग्रेडियंट
युग्म प्रवणता। समझ पाए? E बराबर KL। इस सेल के लिए देखो एक चीज ध्यान दो, जब इस सेल के लिए हम विक्षेप स्थिति ज्ञात करेंगे तो इसका करंट तो इसमें फ्लो कर रहा होगा, लेकिन अविक्षेप स्थिति में इस वाले सर्किट में कोई धारा नहीं है, मतलब ये सेल खुले पर होगा। ठीक, तो जितना इतनी लंबाई में विभवांतर उत्पन्न होगा वही के बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं अगर सेल से होकर कोई करंट फ्लो ना करे तो आई का मान 0 हो जाएगा। ये 0 कर दे तो जो यहाँ का विभवांतर होगा वही इसका भी बराबर, इंटरनल रेजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं। ठीक, E बराबर KL होगा। अब क्या करें? अब तो वही करेंगे। देखो अब K2 को बंद करते हैं, अब कुंजी K2 को बंद करते हैं तथा K1 को खुली रहने देते हैं। लिखेंगे अब कुंजी K2 को बंद करते हैं तथा K1 को खुली रहने देते हैं। अच्छा भैया देखो, जब आप K2 को बंद कर दोगे और K1 को खोल दोगे तो देखो ध्यान देना, तो रेजिस्टेंस बॉक्स परिपथ में प्रभावित होगा। ये सेल परिपथ में नहीं है, परिपथ में कौन है? प्रतिरोध बॉक्स। तो खुली रहने देते हैं तथा प्रतिरोध बॉक्स में से उचित प्रतिरोध R निकालकर तथा प्रतिरोध बॉक्स में से उचित प्रतिरोध बॉक्स में से R प्रतिरोध निकालकर प्रतिरोध बॉक्स में से R प्रतिरोध निकालते हैं। R प्रतिरोध का मतलब 2 3 4 जो भी निकाल लोगे, जो प्लग निकाल लोगे उतने ओम आ जाएगा। जैसे यहाँ पर तुमने क्या किया, 4 ओम का प्लग बाहर कर दिया तो परिपथ में 4 ओम, 10 ओम का बाहर करोगे परिपथ में 10 ओम का प्रतिरोध बाहर निकल आएगा। R प्रतिरोध निकालते हैं। ठीक, और अविच्छेद बिंदु की स्थिति ज्ञात करते हैं और अविच्छेद बिंदु की स्थिति ज्ञात करते हैं। ठीक है, हाँ, मतलब यहां से प्रतिरोध R निकाल लिया, यहां से प्रतिरोध R निकालने के बाद इस जॉकी की सहायता से इसके लिए अविच्छेद बिंदु की स्थिति ज्ञात करेंगे। माना अविच्छेद बिंदु, माना अविच्छेद बिंदु सिरे से L2 दूरी पर मिला। ठीक, आप समझना कि निकलेगा। देखो जैसे ये कोई सेल है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये कोई प्रतिरोध लगाया हमारे पास आ। ठीक, तो जो यहां का विभवांतर होता है वो सेल का टर्मिनल विभवांतर होता है। तो जब हम प्रतिरोध बॉक्स को परिपथ में प्रभावी परिपथ में लगाएंगे तो जो विभवांतर यहां होगा वही इस पर उत्पन्न होगा, और जो विभवांतर यहां उत्पन्न होगा वो सेल का क्या होगा? टर्मिनल होगा। तो L2 दूरी पर मिला, इसलिए सेल का टर्मिनल विभवांतर, हाँ, जो प्रतिरोध बॉक्स में से निकाले गए प्रतिरोध R पर स्थापित होगा। टर्मिनल विभवांतर V इक्वल टू भैया KL2 होगा, जो इसके सिरों पर V विभवांतर R पर स्थापित होगा। V विभवांतर के लिए जब हम अविच्छेद की स्थिति ज्ञात करेंगे तो वो सेल का टर्मिनल विभवांतर होगा, और सिरे से यदि अविच्छेद तो L2 दूरी पर मिले तो V बराबर KL2 होगा। जब इसको परिपथ में रखा था तो E बराबर KL1 था। जब प्रतिरोध बॉक्स में से कोई प्रतिरोध निकालकर R प्रतिरोध लगाया तो सेल का टर्मिनल विभवांतर प्राप्त हुआ KL2। यहां से क्या करेंगे, E/V निकालेंगे, वहां E बटे E2 निकाला, E/V निकालोगे तो क्या आएगा, KL1 बटे KL2। E/V
अपान बी इक्वल टू L1 अपान, ठीक, याद करो जरा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध क्या था, स्मॉल आर, तो याद करो E अपान V माइनस 1 इंटू कैपिटल आर, ये मैंने पहले ये बताया था, स्मॉल आर इक्वल टू E अपान V माइनस 1 इंटू कैपिटल आर इक्वल टू क्या आएगा, E अपान V का मान रख देंगे L1 अपान L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल, जहां कैपिटल आर जो है प्रतिरोध भाग से निकाला गया प्रतिरोध, ठीक, और L1 L2 जो है ये अविच्छेद बिंदु की दूरियां हैं, अविच्छेद बिंदुओं की दूरियां ली, तो इस प्रकार हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। ये था आपको सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालने का तरीका, और हमने ये भी बताया इसका फिगर आप चाहे तो जैसे हमने अभी दो सेलों के की तुलना करने में बनाया था वैसा भी आप बना सकते हैं, ठीक। चलो थोड़ा सा और बताते हैं इसमें, आपके पास कभी कभी क्वेश्चन देता है कि दो सेल है, ठीक है, दो सेल E1 E2, दो सेल E1 E2 हैं और उनके लिए अविच्छेद बिंदु की स्थिति ज्ञात की जाती है, वो भी कैसे समझ कि ये हमारे पास विभवमापी है, ये समझ लेना, केवल आपको हो सकता है विकल्प वगैरह में काम आ जाए, ठीक। दो सेल है ऐसे, देखो एक ऐसे फिर एक ऐसे, और ये धारामापी, ये जो देखो दो सेलों को E1 E2 को पहले हमने ऐसे जोड़ा, पहले कंडीशन, तो अविच्छेद बिंदु हमें मिला सिरे से L1 2। जब हमने दो सेलों को श्रेणी से मिलन में इस प्रकार मतलब एक दूसरे के सहायक सेल बनाए, मतलब एक का ऋण सिरा दूसरे के धन सिरे से जोड़ा, तो अविच्छेद बिंदु L1 दूरी पर मिला। इस स्थिति में इसमें और इसमें क्या संबंध है, तो देखो ये दोनों सेलों के टर्मिनल जो है इस प्रकार जुड़े हुए हैं, ये दोनों के सहायक सेल, कुल विद्युत के लिए बताया था, अगर दो सेल ऐसे जुड़े हुए हैं, पहले सेल का E1 हो दूसरे सेल का E2 हो, तो कुल होगा E1, दो सेल हो और वो इस प्रकार से जुड़े हों ऐसे, ये E1 हो ये E2 हो, तो इनका विद्युत वाहक बल नेट होगा E2 माइनस E1 या E1 जो ज्यादा इसका हमारा घटाता है। यहाँ पर तो E1 प्लस E2 होगा, तो इसका मान क्या होगा कि L1 प्लस होगा फर्स्ट, है ना। जब दो सेल श्रेणी क्रम में ठीक इस प्रकार जुड़े हैं कि उनके एक का ऋण सिरा दूसरे के धन सिरे से जुड़ा है, तो और अविच्छेद बिंदु L1 दूरी पर मिले, तो E1 प्लस E2 बराबर क्या। फिर इन्होंने कंडीशन चेंज की, कहने लगे नहीं इस बार ये जो दो सेल लगे थे ऐसे नहीं जोड़े, हमने पहले की ध्रुवता ऐसे रखी और दूसरे की ध्रुवता जो है ऐसे ये E1 हो गया, ये E2। अगर हम इन दोनों को ऐसे जोड़े तब अविच्छेद बिंदु L2 दूरी पर मिला, तो इनका अंतर आएगा E1 माइनस E2 बराबर क्या आएगा के, और आइडिया लग जाएगा आपको, हम बताते हैं। L1 ज्यादा होगा L2 कम, जब L1 ज्यादा होगा तो L2 क्या निकलेगा, L2 कम होगा तो L2 क्या निकलेगा, ठीक, L2 कम आएगा, अंतर हो जाएगा E1 माइनस E2 इक्वल टू के। और तुमसे पूछा गया भैया ऐसा करो हमें E1 बटे E2 बताओ, ये बताना, और इसी का डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पर क्या आएगा E1 प्लस E2 बटे E1 माइनस E2 बराबर क्या आ रहा के L1 बटे के, ये कट गया। क्वेश्चन में क्या होगा, आपके पास L1 L2 के मान दिए जाएंगे, जैसे कहे L1 बराबर पहली बार में मिला 58 सेंटीमीटर, दूसरी बार में मिला L2 बराबर 29 सेंटीमीटर, चलो बताओ E1 बटे E2, तो आपने क्या किया L1 का मान 58 रख लिया, बहुत अच्छी बात, 29 रख लिया, 29 दूना 58 हो गया, उधर बचा 2 बटे 1, इधर क्या आया E1 प्लस E2 बटे E1 माइनस E2 बराबर 2 बटे 1, योगांतर अनुपात का नियम जानते हैं,
ऊपर एक बार अंश प्लस अंश माइनस है, दोनों तरफ कर दिया, फिर से गुणा करो, इवन इवन वाला एक तरफ लगाओ, इक्वल वाला एक तरफ निकाल दिया। क्या करते हैं बताओ, चलो गुणा करते हैं। इसकी इधर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इवन प्लस उधर करेंगे तो क्या आएगा, 2e1 माइनस 2e2, 2e2 इधर जाए, इवन उधर दे दें, इधर इवन है बचेगा, 2e2 इधर लाएंगे 3e2 हमें इवन बटे e2 चाहिए तो भैया 3e2 क्या होगा, अगर हम बात कर लो अंश प्लस आर बटे माइनस अंश प्लस आर बटे, ठीक, उससे भी निकल आएगा। तो इस प्रकार से अगर आपको कभी दो सेल दिए जाए तब भी हम याद कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं दोनों सेल को विद्युत वाहक, लेकिन फिर भी हमें तब ऐसी कंडीशन में ये बात नहीं करनी, तो हम याद करें। बहुत छोटी सी बात इसमें बची है कि भाई जब वोल्ट मीटर इतना छोटा है, ठीक, इतनी आसानी से हम उसको इधर उधर ले जा सकते हैं, और फिर भी वोल्ट मीटर की अपेक्षा विभवमापी को श्रेष्ठ माना गया, ऐसा क्यों? जैसे कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, केवल समझना है, ठीक, लिखने लिखने वाला क्यों होगा तो देखा जाएगा। समझना है कि विभवमापी वोल्ट मीटर की अपेक्षा श्रेष्ठ क्यों है, ठीक, ये मान के चलिए लास्ट टॉपिक भी है, इसके आगे विभवमापी के सवाल बताएंगे केवल कि विभवमापी वोल्ट मीटर की तुलना में श्रेष्ठ है। विभवमापी वोल्ट मीटर की तुलना में श्रेष्ठ, ठीक, क्यों है यही समझेंगे। सबसे पहले आपको गौर करना है कि जब वोल्ट मीटर से किसी सेल का ईएमएफ नापते हैं, देखिए चलिए देख लेते हैं, ये सेल हो गया, सेल का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, समझना क्यों ऐसा हुआ कि विभवमापी श्रेष्ठ है वोल्ट मीटर नहीं श्रेष्ठ, कुछ तो कारण होगा। ये सेल हो गया, और हम ये भी जानते हैं जो वोल्ट मीटर होते हैं विभवांतर मापक उपकरण, इनका रेजिस्टेंस हाई होता है, बहुत ज्यादा तुरंत होता है, ठीक, ज्यादा इसलिए होता है कम से कम ना रह जाए। ये वोल्ट मीटर है और सेल का ईएमएफ नापने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाया। जब वोल्ट मीटर से किसी सेल का विद्युत वाहक बल नापेंगे तो वोल्ट मीटर का कुछ ना कुछ प्रतिरोध तो होगा, बहुत ज्यादा होगा लेकिन होगा तो जरूर, प्रतिरोध ज्यादा होगा, ये है करंट कम जाएगा तो प्रवाहित होगी, सेल की धारा वोल्ट मीटर से होकर प्रवाहित होगी। आप सोचो जरा, जब सेल की धारा वोल्ट मीटर से होकर प्रवाहित होगी तो इसके सिरों पर एक विभवांतर उत्पन्न होगा भी, वही तो ये आपको बताएगा, वही बोलेगा। और आप लोगों ने पढ़ा है कि V = E - IR होता है। अगर सेल से करंट फ्लो हो गया तो सेल के भीतर इंटरनल रेजिस्टेंस में एक पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, विभव पतन हो जाता है, जिसका मान होता है IR, और इसके सिरों पर होता है, इसका प्रतिरोध अगर IR है तो इसके सिरों पर V = IR होता है, ये तो होता है, और ये V का मान E- है। तो आप देखो क्या V के E के बराबर है? नहीं, बल्कि V का मान E से कुछ कम प्राप्त हुआ। कितना कम प्राप्त हुआ? R। तो ये सेल के वास्तविक विद्युत वाहक बल को नहीं नापता है, ये वोल्टमीटर जो है सेल का टर्मिनल वोल्टेज नापता है। अब टर्मिनल वोल्टेज जो है जब सेल से धारा निकल रही होती है तो वो विद्युत वाहक बल से कुछ कम होता है। जैसे विद्युत वाहक बल मान लो 15 है, हो सकता है टर्मिनल वोल्टेज जो है 13 वोल्ट, ठीक। पहला रीजन ये वोल्टमीटर ने सेल के विद्युत वाहक बल को नहीं नापा, टर्मिनल विभवांतर को मापा जो इसे क्या है कम। लेकिन याद करो विभवमापी, जब विभवमापी से किसी सेल का ईएमएफ नापते हैं तो सेल वाले परिपथ से कोई करंट फ्लो करता है क्या? यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर लगा था इसकी सुई तो बिल्कुल सीधी थी चौके के साथ, मतलब इसकी सुई सीधी होने का मतलब इसमें कोई करंट ही नहीं है, और जब करंट नहीं है तो सेल कैसे परिपथ पर हुआ? खुले परिपथ पर। और जब सेल खुले परिपथ पर होगा करंट होगा नहीं तो V बराबर डायरेक्टली क्या होगा? तो जब विभवमापी में सेल खुले परिपथ पर आ जाने के कारण विभवमापी से नापा गया जो वैल्यू होती है
वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है। ठीक, और जब वोल्ट मीटर से नापते हैं तो IR विभव पतन जो है सेल के भीतर ही हो जाता है, तो वोल्ट मीटर सेल का टर्मिनल विभवांतर जो विद्युत आवेश से कुछ कम होता है। दूसरा, आपने देखा होगा वोल्ट मीटर में सुई लगी होती है, तो वोल्ट मीटर में सुई का विक्षेप पड़ने में कुछ त्रुटि हो सकती है, लेकिन विभव मापी में केवल शून्य विक्षेप की स्थिति देखनी है। पैमाना रखा ही है, जो आपका रियल में फिगर बनता है विभव मापी में, वहां पर हम मीटर पैमाना साथ ही में रखते हैं, जहां विक्षेप बिंदु मिला वहीं पर टिक कर दिया और केवल विक्षेप बिंदु की स्थिति देखनी है। तो विभव मापी में विक्षेप पड़ते समय बहुत कम त्रुटि होती है, जबकि वोल्ट मीटर में विक्षेप पड़ते समय थोड़ी त्रुटि की ज्यादा संभावना है। ठीक, तो इसको आज समझना और इसके न्यूमेरिकल जो भी हो जाते हैं करिए, कल आपको विभव मापी के न्यूमेरिकल बताएंगे। ठीक है,